अस्सलाम वालेकुम साथियों, मालेगांव महाविकास अघाड़ी की जानिब से 66 उम्मीदवार खड़े किए गए थे। इसका हमने ऐलान किया था। नाम वापस लेने और निशानियां मिलने के बाद से मुझसे सवाल किया जा रहा है कि मेरी क्या सरगर्मी है। इसी ताल्लुक़ से मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हुआ हूँ। हमने जो मालेगांव महाविकास अघाड़ी बनाई थी, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा सियासी पार्टियां शामिल हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के एजाज़ बेग साहब हमारे साथ आ नहीं रहे थे। उनकी कुछ डील थी मुफ्ती इस्माइल की तरफ, मगर जो इनकी डिमांड थी वो मुफ्ती इस्माइल ने कबूल नहीं की। तब ये बोले कि हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो ऑब्ज़र्वर थे, जो बड़े लीडरान थे, वो मालेगांव आ रहे। उन्होंने बोला कि महाविकास अघाड़ी के साथ रहना है। तब शोभाताई बच्चाओं के ज़रिए महाविकास अघाड़ी के साथ मीटिंग करवाई गई और उस मीटिंग में ये तय पाया कि बड़ी पार्टी है, बड़े लीडर हैं, इसलिए एजाज़ बेग साहब को महाविकास अघाड़ी की जिम्मेदारियां दी गई थी। और शोभाताई बच्चाओं ने उनको मशवरा दिया था कि हर पार्टी से 2-2 जिम्मेदार लेकर के एक कमेटी बना लो और सीट शेयरिंग कर लो। मगर एजाज़ बेग साहब ने पता नहीं क्यों महाविकास अघाड़ी की जिम्मेदारी लेने के बावजूद क्या काम किया कि जो उम्मीदवार खड़े हुए 66 उम्मीदवारों में से कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, कुछ लोगों ने नाम वापस लिया। आज की तारीख में 54 उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी में जो पार्टी हैं, उनके 54 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एजाज़ बेग साहब की गैर जिम्मेदारी की वजह से जो महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां हैं, उन पार्टियों के उम्मीदवार ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कई जगह पर हमारे पास उम्मीदवार नहीं हैं और कहीं पर हैं तो जहाँ पर 4 का पैनल है वहाँ 6-6 उम्मीदवार खड़े हैं, मगर वहाँ पर ऐसा है कि एक ही में ड में तो डी में ही घुस गए और ए खाली छोड़ दिया, बी और सी में घुस गए, ए और डी खाली छोड़ दिया। इस तरीके से महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए। इस तालमेल की कमी का जिम्मेदार मैं कांग्रेस पार्टी के एजाज़ बेग साहब को मानता हूं। बहरहाल जो भी हुआ, हमारी सभी शामिल पार्टियों से मेरी बातचीत होते रही कि अब इन हालात में हमें करना क्या चाहिए। अगर हम किसी एक इलाके में जाते हैं, किसी एक उम्मीदवार के बारे में प्रचार की बात करते हैं, तो वो उम्मीदवार के मुखालिफ में हमारी महाविकास अघाड़ी की पार्टी का दूसरी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है। तो चूँकि सारी पार्टियों ने हम पर भरोसा किया था और हम 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टियों के लोग हैं, इसलिए ये तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारान ने मुझे मशवरा दिया कि अब तमाम उम्मीदवार जो पार्टी से खड़े हैं, उन पार्टियों के ज़िम्मेदार अपने अपने उम्मीदवार के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम अघाड़ी की तरफ से किसी का ऐलान न करते हुए जैसे जिसको बन रहा है इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हम लोग इस मर्तबा जो भी नताइज आएंगे, अघाड़ी की एक कोशिश थी कि शहर में जो सियासी मायूसी का आलम है, सियासी तौर पर तमाम लीडरों से जो लोग मायूस हो चुके हैं, उनके लिए एक नई क़यादत देने की बात थी। तो अब महाविकास अघाड़ी के अगर कुछ नुमाइंदे चुनकर आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हाउस में रह करके उन नुमाइंदों के ज़रिए हम आवाम की भलाई के लिए काम करने को उनको मजबूर करें। और अगर हमारे कोई नुमाइंदे जो बाहर हम रह जाएंगे, हम सारे लोग इलेक्शन के बाद महाविकास अघाड़ी के नाम से ही शहर के अवामी मसाइल को लेकर के सड़कों के ऊपर उतर करके हम आवाम के मसाइल हल करने के लिए महाविकास अघाड़ी के नाम से काम करेंगे। रहा सवाल कि आज जो मालेगांव शहर के अंदर माहौल है, हमने महाविकास अघाड़ी बनाई ही इसलिए थी कि हमको सियासी तौर पर मायूसी है, किसी लीडर से आवाम मुतमईन नहीं है। इसीलिए शहर के तमाम तबके के लोग ये चाहते थे कि कोई नई क़यादत उभरनी चाहिए। अब शहरी सतह पर कोई क़यादत करे, इतनी बड़ी इस्तेदाद अभी किसी की नहीं, इतनी बड़ी ताकत किसी की नहीं थी। लेकिन चूँकि ये असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये कारपोरेशन का इलेक्शन है और कारपोरेशन का इलेक्शन वार्ड में होता है। यहाँ किसी एक को एमएलए नहीं बनना है, बल्कि 84 उम्मीदवार 84 कारपोरेटर बनना था। तो हमें उम्मीद थी कि जो वर्कर फील्ड पे काम करते हैं उनको आवाम सराहना करेगी। मगर ये जो महाविकास अघाड़ी की बात है, ये आम लोगों तक नहीं पहुंच सकी।
ये भी जो आज चल रहा है सियासत जो ढंग से की जा रही है, इलेक्शन है कारपोरेशन का, इलेक्शन है लोगों के बुनियादी मसाइल का, रोड, गटर, सड़क, तालीम, लाइट, पानी की सहूलत, इन तमाम बातों का इलेक्शन है। लेकिन इसको फ़िरका परस्ती का नाम दिया जा रहा है, कहीं पर कुछ और बोला जा रहा है, अलग अलग मुद्दों पर इस लोगों का जहन भटकाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर से एक मुद्दा जो एक मखसूस सेकुलर फ्रंट की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है कि फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो SIT का मामला है, जन्म दाखिले का मामला है, किरीट सोमैया का आना हुआ, किला झोपड़पट्टी नीतीश राणे का आना हुआ, नीतीश राणे ने मालेगांव के ख़िलाफ़ बयानात दिए, हम पर ओट जिहाद का इल्ज़ाम लगाया गया, ये जो कुछ भी फ़िरका परस्ती की बातें हैं, इसी के ख़िलाफ़ हमने कहा कि अगर हम सेकुलर हैं, फ़िरका परस्ती का जवाब सेकुलर लोग दे सकते हैं, फ़िरका परस्ती का मुकाबला फ़िरका परस्ती से नहीं किया जा सकता। हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वालों का मुकाबला करना है तो हमको इस्लाम का झंडा लहराने की बात नहीं कर सकते। हिंदू एकता आंदोलन का मुकाबला करना है तो हम इत्यादुल मुस्लिमीन से नहीं कर सकते। जय श्री राम का मुकाबला करना है तो हम नारे तकबीर से नहीं कर सकते। ये देश, भारत देश तमाम मज़ाहिब का, हर धर्म का, हर ज़ात का, हर किस्म की ज़बान बोलने वालों का, हर किस्म का देश है। और इस देश में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिसको समाज बोला जाता है, जहाँ पर सब मज़हब के, सब ज़बान के, सब तरह के लोग हों, तो उससे जोड़कर समाज बनता है। और इसीलिए मैं समाजवादी हूँ। तो ये सबको मिला करके अगर हम इकट्ठा रहने लगे तो जो अलगाववादी हैं, जो लड़ाने वाले हैं, धर्म के नाम पे, ज़ात के नाम पे लड़ाने वालों का हम जवाब दे पाएंगे। इसीलिए हमने महाविकास अघाड़ी का कंसेप्ट चुना था। हमने महाविकास अघाड़ी का एक तजुर्बा अपनाया था, जिसमें आपने देखा कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष शरद खैरनार साहब और बहुजन समाज पार्टी के रमेश निकम साहब, उनके सुनील पवार साहब, इस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, दलित, मराठा सब लोग मिल करके हमने महाविकास अघाड़ी की एक तस्वीर पेश की थी, जिसको लोगों ने सराहना की। लेकिन चूंकि ये बात मीडिया तक ही महदूद रह गई, हमको थोड़ा सा वक्त मिला होता तो हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौक जा कर के मीटिंग किए होते और आवाम में अपनी बात पेश किए होते, तो यकीनन जहाँ तक हमारी बात पहुँची, लोगों ने हमारी सराहना की। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हमारी बातों को सुना, देखा और 30-35 हज़ार लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया हमको। तो ये इतनी बड़ी तादाद में अवामी हिमायत हमको मिली है। मगर ये आम तौर पर अगर हिमायत मिलती तो यही जो लोग जो यूट्यूब चैनलों पर और मीडिया पर हमारी हिमायत कर रहे थे, ये सड़कों पर हमारी हिमायत करते हुए नज़र आते, तो ये जो आज 66 उम्मीदवार हम लोगों ने उतारे थे, जिसमें से आज 54 लड़ रहे हैं, इससे बड़ी तादाद हमारी हो सकती थी। मगर अफसोस का मकाम है कि किसी वजह से अगर महाविकास अघाड़ी का तजुर्बा आज नाकाम हो रहा है। मगर मैं जो देख रहा हूँ कि मालेगांव शहर हमेशा सियासत में बेदार माना जाता था। मालेगांव से जो सियासी तहरीकें उठती थी, जो तहरीकें मालेगांव में चलती थी, उसकी आवाज़ पूरे देश में सुनाई देती थी और पूरे देश को हम सिमत देते थे। आज मालेगांव शहर सियासी तौर पर कंगाल कल्लाश हो चुका है, हम सियासी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जो इलेक्शन है 84 सीटों का, 21 पैनल हैं, 21 पैनल में 1 सीट बिला मुकाबला चुन के आ गई। ये उस पार्टी की, उस उम्मीदवार की खूबी नहीं है कि लोगों ने उनके खिलाफ उम्मीदवारी करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे ही 1 सीट इस्लाम पार्टी की अगर बिला मुकाबला चुन के आई है, तो मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 19 इस्लामाबाद किला रसूलपुरे का जो इलाका है, वहाँ पर अब्दुल मालिक मेयर के ख़िलाफ़ में सेकुलर फ्रंट का, समाजवादी का, इस्लाम पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं दे पाए ये लोग। जैसे हज़ार खोली में MIM ने जिसको उम्मीदवार बनाया था उसने फार्म नहीं भरा, इसी तरीके से वहाँ समाजवादी ने और इस्लाम पार्टी ने जिसको उम्मीदवार भरा था, उसने बनाया था, उसने अब्दुल मालिक के सामने फार्म नहीं भरा। यानी वहाँ अब्दुल मालिक भी बिला मुकाबला चुन के आ सकते थे। वो तो भला हो कांग्रेस पार्टी का और आज़ाद एक उम्मीदवार ने भर दिया तो वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, वरना इनका कोई उम्मीदवार वहाँ अब्दुल मालिक के सामने नहीं है 19 नंबर वार्ड में।
तो ये जो सियासी तौर पर हम लोग कंगाल हो गए, आज हमारी नुमाइंदगी करने के लिए लोग नहीं हैं, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा कि जो एमएलए है उसको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, जो साबिक एमएलए उसको उम्मीदवार नहीं मिले। एमएलए साहब ने इस्लाम पार्टी से टूट कराने वालों को टिकट दिया, और जो साबिक एमएलए हैं उन्होंने समाजवादी को साथ में लेकर के कोटा पूरा करने की कोशिश की, उसके बावजूद कोटा पूरा नहीं हुआ तो किसी को बोल दिए कि भैया तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ, तुम्हारा खर्चा हम उठा लेंगे। किसी पर सियासी दबाव बनाया गया, किसी को किसी और तरीके से ब्लैकमेल करके जो बिला वजह उम्मीदवार बनाया गया। इस तरीके से इन्होंने कोटा पूरा किया है। यही हाल आउटर में दादा भूसे साहब का मंत्री होते हुए भी हमारे महाविकास अघाड़ी का रातों रात एक उम्मीदवार लेके चले गए, उनको भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। आज ये नवैयत है कि 84 सीटों के 21 वार्ड के पैनल में, जहां पर मैं बताया कि हज़ारखुली में एक उम्मीदवार बिला मुकाबला हो गया, अब्दुल मालिक मेयर 19 नंबर वार्ड में बिला मुकाबला होते होते बचे। 17-18 वार्ड ऐसे 18 जगह पर जहां पर सिर्फ 2 ही उम्मीदवार है, तीसरा कोई है ही नहीं वहाँ पर। अब तुम्हारे लिए यही 2 में से किसी एक को तो मजबूरी है। इसी तरीके से 27 वार्ड ऐसे हैं, 27 जगह ऐसी है जहाँ पर 3 ही उम्मीदवार हैं, और वो 3 उम्मीदवार भी ऐसे हैं कि जिसमें तीसरे उम्मीदवार की कोई गिनती नहीं, कहीं कहीं तो दोनों उम्मीदवार की कोई गिनती नहीं, वन साइड मुकाबला नज़र आ रहा है। तो हम लोग आज इस आलम में हैं कि जमहूरियत हम लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का इख्तियार देती है, मगर यहाँ चुनने का तो सवाल ही नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं है। अब मजबूरी है, जो खड़े हैं उन्हीं में से तय कर लो किसको वोट देना है। तो मुझे एक शेर याद आता है कि हैरत से तक रही है गरीबों की आबरू, ढाले हैं सीमोज़र ने कमीने नए नए। मैं उसको थोड़ा सा तब्दीली से बोलूँगा कि हैरत से तक रही है जमहूरियत की आबरू। अब हम वोट किसको, हम उम्मीदवार किसको चुने, या तो उम्मीदवार ही नहीं है, नुमाइंदा किसको चुने हम। तो ये जो इलेक्शनी माहौल जो मालेगांव का बन गया है, जो मालेगांव शहर में जिस तरफ सियासत चली गई है, इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये इलेक्शन जो हो रहा है, ये मालेगांव शहर का आखिरी इलेक्शन ना हो जाए। मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ, आप ध्यान दो कि जितना मालेगांव शहर के अंदर इलेक्शन को महंगा कर दिया गया है, ये कोई बोला ना कि किसी की खूबी नहीं है कि वहाँ बिला मुकाबला हो गए तो लोगों ने उनको मान लिया। दरअसल हमने पहले फ़िरका परस्ती का नाम लेके जो बुनियादी सहूलियात है, देखो 15 साल हो गए कारपोरेशन में, 2017 से लेकर 2022 में जब कारपोरेशन डिज़ॉल्व हुई, 3.5 साल से मेयर नहीं है, लेकिन उन 15 सालों में 7.5 साल मुफ्ती इस्माइल का मेयर था, 7.5 साल शेख रशीद घराने के लोग मेयर थे, दोनों ने 7.5 साल कारपोरेशन पर राज किया है। क्या बुनियादी सहूलियात दी शहर को, जो मसाइल कितने हल किए, जो मसाइल रह गए वो क्यों नहीं हल हो सके, दोनों ने अपने कामकाज का हिसाब देना चाहिए। शाहीन साहिबा अपोजिशन लीडर थी, एजाज बेग साहब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां कितनी निभाई है। लोगों के आज प्राइमरी स्कूलों का हाल देख लो, गंदगी का हाल देख लो, गटरें उबल रही है, पानी वक्त पर नहीं है, ये सारे मसाइल के ऊपर इन लोगों ने क्या काम किया है और क्यों मसाइल शहर के हल नहीं हुए। हमारे पीछे का शहर नासिक, औरंगाबाद, हमारे पीछे का शहर कहाँ चला गया और मालेगांव कहाँ पड़ा हुआ है। आज तक हम लोग इन छोटे छोटे मसाइल में उलझे हुए, इसका हिसाब देने की बजाय फ़िरका परस्ती का भूत खड़ा कर दिया जाता है। और अब जब हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गए तो अब हमारे दरमियान में बिरादरीवाद, दखनी मोमिन, ये मैं लफ्ज़ जानबूझ करके साफ साफ बोल दे रहा हूँ, क्योंकि सबके दिलो दिमाग में वही है, मगर बोलते नहीं है। कहीं बुनकर और गैर बुनकर का आड़ में छुप जाते हैं, कभी कच्चे और पक्के इलाके बोल करके छुप जाते हैं, लेकिन असल मकसद तो वही है कि आज बिरादरी के नाम पे बांट दिया गया है। तो ये इसलिए आज महंगा भी हो गया है और बिरादरी के नाम पे हब बढ़ गए। तो जिस इलाके में जिस बिरादरी की अक्सरियत है, उस बिरादरी के लीडर ने जिसको टिकट दे दिया वही चुन के आएगा। ये माहौल बन गया है। कामकाज पर बात नहीं है, हमारे मसाइल पर बात नहीं है, हमारे मुस्तकबिल पर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर बात नहीं है। और ये बोल रहे हैं फ़िरका परस्ती, तुम तो इतनी निचले दर्जे पर फ़िरका परस्ती कर रहे हो कि पहले हिंदू मुसलमान में बांटा, अब मुसलमान मुसलमान में बांट रहे हो। तो इस शहर की तरक्की के लिए ये बात अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बात अच्छी नहीं है। तो आगे क्या करना चाहिए, मैं पूरे शहर का जायज़ा ले रहा हूँ। जहाँ पर जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, मैं कल से 2 से 3
दिनों में एक वक्त में सारा नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए मैं 2-3 किस्तों में कहाँ कहाँ पर उम्मीदवार खड़े हैं, उन उम्मीदवारों की क्या कैफियत है, उसके हिसाब से मैं कहाँ पर किसको हिमायत दे रहा हूँ, इन सब बातों का ऐलान मैं 2-3 दिनों में करूँगा, 2-3 किस्तों में करूँगा। कल करूँ या परसों करूँ, क्योंकि अब इलेक्शन को 2-3 ही दिन बचे हैं, तो मुझे भी अपने सारे हिमायत का ऐलान करना है। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि दुआ करें, आने वाले दिनों में ऐसा कोई हम फैसला कर सके जो हमारे शहर के लिए अच्छा हो। अभी देखो बोले ना कि शेख आसिफ ने पहले वहाँ बोला कि मेयर को तुम वोट दे, मेयर के उम्मीदवार को वोट दे रहे हो 17 नंबर वार्ड में। उनका इशारा साफ साफ उनके भाई की तरफ, खालिद हाजी की तरफ था। इधर मुफ्ती इस्माइल साहब ने ऐलान कर दिया कि अब्दुल मालिक हमारा मेयर बनेगा। अब अब्दुल मालिक तो मुझे दोनों जगह से हारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दोनों जगह से अब्दुल मालिक साहब इलेक्शन हार गए, कारपोरेटर नहीं बन पाएंगे, तो मेयर कहाँ से बनेंगे। अब यही हाल इनका भी है। पहले ये बोलते थे कि हम इस्लाम पार्टी का झंडा लहरा देंगे, फिर धीरे धीरे वापस आने लगे। अभी बोल रहे अगर हमको अक्सरियत मिली तो। अब जब अक्सरियत मिली तो अब डाउटफुल हो गया, तो अब अपने भाई का नाम पीछे ले लिए। बोलते कि मैंने 17 नंबर वार्ड में इसलिए बोला था कि वहाँ असलम अंसारी भी है। कहीं कुसुम्बा रोड की उम्मीदवार की बात कर रहे। अरे कुसुम्बा रोड के उम्मीदवार को तो तुम टिकट ही नहीं दे रहे थे, अब उनका नाम मेयर के लिए पेश करने लगे। तो ये जो लोग हैं, कल तक के जो एक को सामने वाले को चैंपियन चोर बोलते थे और ये उनको तोड़ीबाज बोलते थे, चैंपियन चोर और तोड़ीबाजों ने जोड़ी बना ली। उधर ये मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, इन्होंने कभी एनसीबी को बोला था वोट देना हराम है, फिर कभी एमआईएम को बोला। तो ये इस किस्म की बात करने वाले लोग हैं कि जो अपनी बात पर ही कायम नहीं रहते। लेकिन उनको समझना चाहिए लीडरों को कि आज डिजिटल दौर है, व्हाट्सएप का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। तुमने कल क्या बोला था? अभी साल भर पहले असेंबली के इलेक्शन में जब वो शान-ए-हिंद के जलसे में भांगड़ हुई, तो वहाँ बोला गया कि सारा नशा बेचने वाला एहसान शेख है, शेख आसिफ के गुंडे हैं। आज शेख आसिफ ही को साथ में रख के चल रहे। उस वक्त बोला गया था कि इस्लाम पार्टी नाम रखना गलत है, आज इस्लाम पार्टी के साथ में रह करके फिरका परस्ती का मुकाबला करने चले गए। तो इस किस्म के हालात के मद्देनज़र सच्चाई के साथ में जीना है, ताकि जहाँ सच होगा वहाँ अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। अभी आप देखो, मैंने बोला कि फिरका परस्ती का मुकाबला करना है तो सेकुलरिज्म के ज़रिए किया जा सकता है, सेकुलर लोग कर सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि फिरका परस्त का इक़्तिदार ना आए, तो कांग्रेस पार्टी से शेख रशीद साहब ने अभी पिछले इलेक्शन में जो उम्मीदवार चुन के लाए थे, उसमें 3 गैर मुस्लिम थे, 2 हिंदू थे, एक दलित था। 28 में से 3 गैर मुस्लिम चुन के लाए थे। तो तुमको क्यों नहीं, तुम नदी के उस पार जा कर के गैर मुस्लिम लोगों में सेकुलर लोगों को क्यों नहीं जोड़ते? तुम वहाँ गए नहीं। मैं जब गया तो जो रिस्पॉन्स मिला, मैं बताया कि आपको कि जो शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, मराठा, दलित समाज के लोग, आज जो उम्मीदवार हमने खड़े किए, महाविकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार खड़े हैं 54 उम्मीदवार, उसमें से 14 गैर मुस्लिम हैं, 14 गैर मुस्लिम हैं और 13 लोग नदी के उस पार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर जावेद अनवर को 13 गैर मुस्लिम उम्मीदवार मिल सकते हैं, मुझे सेकुलर माना उन लोगों ने, तो मेरे साथ खड़े हुए ना, वरना गए थे शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम साहब। वंचित बहुजन अघाड़ी को क्या लड्डू दिखाए, बड़े धूमधाम से मराठा दरबार होटल के अंदर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हम भी सेकुलर है, देखो हमारे साथ दलित समाज के लोग आ गए। और 3-4 ही दिन के बाद उनका वो इत्तेहाद टूट गया। वंचित बहुजन अघाड़ी वाले चिल्लाते फिर रहे हैं कि शेख आसिफ ने हमको धोखा दे दिया, मुस्तकीम ने हमको धोखा दे दिया। तो आज वो लोग अगर उनके साथ नहीं है सेकुलर फ्रंट में, वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग, और आज सेकुलर फ्रंट का एक भी उम्मीदवार नदी के उस पार नहीं है। तो ये जो हालात हैं, तुम सेकुलरिज्म का मुजाहरा करो, फिरका परस्तों का मुकाबला सेकुलरिज्म से हो सकता है। जब तक हम लोग मिलजुल करके नहीं करेंगे, ये देश भारत देश है, यहाँ सब लोग रहते हैं, सबको लेकर चलना है। मैं 2-3 किस्तों में कल से ही, हो सकता है कल के दिन पूरा थोड़े थोड़े वक्फे से मैं हर वार्ड के अंदर किस वार्ड में किसका क्या माहौल है, कौन उम्मीदवार का क्या किरदार है, उम्मीदवारों का अलग अलग तरीके से बात करके किसको वोट देना मुनासिब रहेगा, कौन चुन कर आ रहा है, कौन हार रहा है, इसके बारे में मैं तफसील पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।